ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अंतरिम बजट 2024 बुनियादी ढांचा विकास की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। साल 2024-25 के लिए अंतरिम बजट लोकसभा में पेश हो चुका है और इस बजट की कई सारी खास बातें हैं, लेकिन एक सबसे खास बात जो है वो है कैपेक्स का बढ़ाया जाना। पिछले साल यानी 2023-24 के बजट की बात करें तो 10 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स के लिए रखे गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे गए थे, और इस साल ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, सरकार चाहती है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हर दिशा में विकास को मजबूती प्रदान करता है और एक नई गति देता है। इसी पर बातचीत करने के लिए संतोष तिवारी हमारे पास हैं। संतोष, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें देश में तो हमने ये देखा कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों में बहुत ही फोकस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है और इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम 10 साल की स्थिति को देखें 2014 में और अब 2024 में, कितना आगे हम बढ़े हैं? ये इतना अहम सवाल है किसी के लिए भी देश में। 2014 की बात मैं आपको बताऊं, वहां इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि आपने 10 साल की बात की। 10 साल में जिस तरह से बुनियादी सुविधाएं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंप्रूव हुआ है देश में, चाहे आप एयरपोर्ट्स ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, वो नेक्स्ट लेवल पर गया है, या कनेक्टिविटी ले लीजिए, हाल के वर्षों में आप रेलवेज ले लीजिए, जिस तरह से इंप्रूव हुआ है उसमें आपको पीछे सोच दिखती है। पैसा जो भी इन्वेस्ट हो रहा है उसमें दिखता है कि इस वजह से हो रहा है और ये इसके फायदे होंगे, और उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो मुझे ये जो भी अनाउंसमेंट हुआ इंटरिम बजट में, और सबसे बड़ा फैसला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को 10% से ज्यादा की बढ़त देके जो एलोकेशन है उसको 11,11,000 करोड़ जब कर दिया गया, और साथ में एक विजन भी है, ब्लूप्रिंट भी है, न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आएंगे, उसके साथ साथ आपको दूसरी जो सुविधाएं हैं जैसे ट्रेन्स जो हैं वो बढ़ेंगी, जिन चीजों से लोगों को फायदा होता है वो बढ़ेंगी। लोगों को सिर्फ वो दिखता है, लेकिन उसके पीछे की इकोनॉमी में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो देखने के लिए फिर आपको अंदर जाकर देखना होता है। ये एक सोच है, एक मुख्यमंत्री जिसने राज्य के स्तर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, मैंने खुद उस समय मैं टेलीविजन कवर करता था, दहेज और हजीरा में एलएनजी पोर्ट्स और टर्मिनल्स इनॉग्रेट हुए थे। वो देख के लगता था जैसे वर्ल्ड में कोई भी एक मार्वल लगता था कि कोई भी देश अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता है और एक राज्य अगर इम्प्लीमेंट कर सकता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो वो एक्सपीरियंस को सेंटर में आने के बाद ये सोच जो थी कि बड़े प्रोजेक्ट्स को हम स्टेट के लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पुश जो है, जो इंटरिम बजट में भी आपको दिख रहा है, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है। और आज के दिन में बिल्कुल सही बात है कि अगर हम 10 साल पहले से तुलना करें तो सड़कों की जो स्थिति थी और आज जिस तरीके की सड़कों पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, जो डिस्टेंस कम हुआ है, टाइम कम हुआ है, चाहे वो दिल्ली मुंबई की हम बात करें या दिल्ली से देहरादून, कोई इमेजिन पहले नहीं कर सकता था कि दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 2.5 घंटे से भी कम का समय लगेगा। जल्दी ही वो सड़क बनकर तैयार होने वाली है। इसी तरीके से रांची और पटना की बात करें तो आपने देखा होगा कि दूभर होता था इन जगहों पे जाना, ओवरनाइट यात्रा होती थी 250-300 किलोमीटर चलने के लिए। अब आप 2-2.5 घंटे में इनको कवर करने वाले हैं, तो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। गुजरात की आपने बात की, सही बात है, जिस तरीके से सूरत बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था और जितनी जल्दी सूरत को फिर से न सिर्फ बसाया गया बल्कि उसका जो विकास हुआ और जिस गति से वहां व्यापार हुए और लोग आके दोबारा बसे, शायद वही उदाहरण था कि देश में उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने की बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर पर वापस आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बजट बढ़ाया जाता है तो कई बार ये कहा जाता है कि अगर किसी और सेक्टर में आप बजट ज्यादा दे रहे हैं तो उस सेक्टर का विकास होगा, लेकिन जब आप बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में बजट देते हैं तो ये अपने साथ साथ दूसरे सेक्टर का भी विकास करता है। उदाहरण के तौर पे जब कोई सड़क बन रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उसमें सीमेंट या मटेरियल्स जो होते हैं, स्टील सेक्टर, सबका धीमे धीमे विकास होता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 1 पैसा खर्च होता है तो वो कितने पैसे में तब्दील होकर वापस फिर मिलता है जनता को? बहुत सही सवाल है, और इस चीज को अलग अलग क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते हैं वो अलग अलग तरीके से देखते हैं। अर्थशास्त्री की टोपी अगर मैं पहन लूं और देखूं इसको, तो अर्थशास्त्री आपको प्राइमरीली मतलब सीधे सीधे तौर पर ये बताएंगे कि अर्थव्यवस्था में अभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है।
और इन्वेस्टमेंट की जरूरत अगर है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट कंपनियां जो है वो अगर इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं इतना, तो सरकारी इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रीडोमिनेंटली जो आप देख रहे होंगे जो सरकार ने बजट के थ्रू किया वो है। तो इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ लाने की जरूरत थी और सरकार ने इसको सरकारी खर्चे से बुनियादी क्षेत्र में खर्चा करके और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक स्टेप उठाया। अर्थशास्त्री आपको प्रीडोमिनेंटली ये बताएंगे। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिशियन या सोशियोलॉजिस्ट या फिर जो लोग देश में विकास की गति को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अगर देखते हैं, तो वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन्वेस्टमेंट को दूसरे लहजे से थोड़े दूसरे तरीके से देखते हुए नजर आएंगे। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा लगाते हैं, पहली बात जहां से शुरुआत होती है वहीं पर आपने जैसे ही पैसा लगाया वहां पर, तो इंग्लिश में एक टर्म है मल्टीप्लायर इफेक्ट। आपने जिस जगह पर पैसा लगाया वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आपने सड़क बनाने का सोचा है तो सीमेंट, स्टील, जो कुछ भी सड़क को बनाने में इस्तेमाल होता है, वो सारे जो क्षेत्र हैं उन सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को उस क्षेत्र को बूस्ट मिलेगा। जब आपने जोड़ा, चाहे वो सड़क हो, रेल हो या एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों को जोड़ा, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। वहां बिजनेस के नए मुद्दे आते, नए मादे आते, नए नए एरियाज खुलते हैं। और जो सबसे बड़ा गेन आपको देश के स्तर पर होता है वो होता है कि जो पूंजी बाहर से देश में आने वाली होती है, वो दो चीज होते हैं जिसको देखकर किसी भी देश में पूंजी लगाते हैं। एक होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कितनी आसानी से आप बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कितनी आसानी से आप जो सामान है अपना उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसमें कितना खर्चा आता है। पिछले सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी और दूसरा जो क्षेत्र है उद्योग जगत का, वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में, अगर चाइना ही ले लीजिए, तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस में कंपटीशन में पीछे रह जाता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी पीछे रह जाता था। ये जब सड़कें और ये बनती हैं और आसानी से आप माल इधर से उधर ले जाते हैं, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हेल्प करता है, बिजनेस करना आसान हो जाता है। लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता है, स्पेसिफिक कॉरिडोर्स है, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, लोग आसानी से आ जा सकते हैं, कोई भी अपना सामान बना के किसी फैक्ट्री से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है, किसी भी शहर में कहीं भी बाहर ले जाना आसान है। ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को जो कम करता है, वो आपके कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है। यानी भारत में आज अगर बुनियादी सुविधाएं अच्छी हो रही हैं और उसमें आप पैसा लगा रहे हैं, तो जो आपके बिजनेस को, जो आपके लोगों को जो सामान बनाते हैं या जो भी कोई सर्विस देते हैं, उसका कॉम्पिटिटिवनेस यानी बाहर के मार्केट में कॉम्पिटिशन में आपकी स्थिति अच्छी होती है। ये एक बहुत बड़ा गेन होता है जो कि आपके विकास के दर को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। तो जो सरकार ने पिछले 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट किया है, उससे अगर जीडीपी ग्रोथ अगर X% होने वाली थी, तो उस इन्वेस्टमेंट से आपने अपने जीडीपी ग्रोथ या जीडीपी के साइज को बढ़ाने के लिए एक रास्ता तैयार किया है, जो कि तेजी से आप बढ़ा पाओगे आगे दिनों में। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे सोसाइटी को, उससे कंट्री के इकोनॉमी को, उससे आपके ओवरऑल कंट्री के इमेज को, और बाहर जो आप ट्रेड करते हो उसमें आपके कॉम्पिटिटिवनेस को, ओवरऑल एक गेन जो है वो मिलता है। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट किसी भी सरकार के लिए कोई हो नहीं सकता। आइडियल सिचुएशन ये है कि एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट हो, जहां पर कि सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है, और मिलकर दोनों मल्टीप्लायर इफेक्ट करें। आज भारत में स्थिति यह है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो जो सरकार एडिशनल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही है, वो जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इकोनॉमी को, उसको भी पूरा कर रहा है। सो ओवरऑल इन टोटलिटी अगर आप देखेंगे तो इंटरिम बजट में लोगों ने कहा कि कोई भी जिसको कहते हैं रेवड़ी नहीं दी गई या कोई भी इस तरह की चीज नहीं दी गई जिससे इलेक्शन में फायदा होता। लेकिन लोगों के फायदे में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता था, वो 1 साल के लिए सरकार ने कह दिया, सरकार जो भी आएगी आने वाले दिनों में। लेकिन ये जो काम सरकार ने कर दिया इंटरिम बजट में कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगले साल में 11,11,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का एक टारगेट लेके चल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि लोगों को हर एरिया में, हर सेक्टर में और हर जगह पर मदद करे। कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी इम्पोर्टेंट होता है। और जब कोई व्यापारी या इन्वेस्टर दूसरे देशों से भारत में आके व्यापार करता है, तो वो ये भी देखता है कि एक्सेस कितना उसको सभी जगहों का है, अपनी फैक्ट्री से लेकर मार्केट तक जाने में, आने में, और इसमें ये बहुत बड़ा योगदान करता है। आप जीडीपी की बात कर रहे थे। जीडीपी लगभग $3.7 ट्रिलियन पर अभी हम बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं, और आने वाले वर्षों में चौथी तो शायद बहुत जल्दी पहुंच जाए, और उसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद हम होंगे। ऐसे राह पर हम चल पड़े हैं। 25 साल अमृतकाल से गुजर रहे हैं। 2047 जब 100 साल का होगा आजाद भारत, उस समय हम पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। यही हमारा गोल है। आज अगर जीडीपी के संदर्भ में बात करें तो जीडीपी का पिछले वर्ष के बजट में 3.3%
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दिया गया था, आज बढ़ा के उसमें 3.4% किया गया। अगर आप विकसित देशों से तुलना करें, जीडीपी का कितना प्रतिशत एक विकासशील देश को विकसित होने की जो दिशा में आगे बढ़ रहा है, अगले 1-2 दशक में होना है, उसको और कितना बढ़ा के रखना चाहिए? दो तरीके से इस चीज को देखना चाहिए। इस डिबेट में, इस डायरेक्शन में लोग सोचते हैं आपकी जितनी कैपेसिटी है और जितना फिस्कल डेफिसिट अपने, यानी जो खर्चे और आमदनी का जो डिफरेंस है, उसको कितने पे रख सकते हैं भारत जैसे देश को खासतौर पे, उसका ध्यान रखते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। तो वो जितना स्पेस गवर्नमेंट को देगा उसमें मैक्सिमम यूटिलाइज करके आपको परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अभी 3.4% है, जो मेरे लिहाज से बहुत बढ़िया है। ये एक डिसीजन ऐसा है जो कि देश को लंबे समय में फायदा दिलाएगा। लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो उसको 3 एंगल से देखना चाहिए। एक तो कि जरूरत आज सरकार को है बहुत तेजी से, इसलिए कि आपने जीडीपी की बात की, तो सिर्फ सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिर्फ उससे वो लेवल ऑफ ग्रोथ जो है, जो चाइना या कोई दूसरे लोगों ने जो 15% और उससे भी ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ जो हुई 2 दशक तक, वैसा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जब आप देख रहे हैं कि जीडीपी का कितना परसेंटेज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसको सरकार ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, सरकार उतना इन्वेस्टमेंट कर सकती है जितना हो फिस्कल डेफिसिट के हिसाब से उसके पास लाजिमी। वो बाकी क्षेत्रों को कॉम्प्रोमाइज करके भी, इंडिया जैसे देश में आप सोशल सेक्टर को कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं कर सकते। इसीलिए अभी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है 3.4% ऑफ जीडीपी, वो बहुत अच्छा है जैसा मैंने कहा। लेकिन जब तक ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से सपोर्ट नहीं होगा, वो नहीं आएगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जब तक नहीं ग्रो करेगा तेजी से, भारत में एफडीआई आया है, पिछले सालों में बहुत आया है, लेकिन जब सरकार ने ये रास्ता तय कर दिया है, दिखा दिया है कि ठीक है, हम अपनी तरफ से जो है बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी मान के इंफ्रास्ट्रक्चर को रखते हैं, हमारे से जो पैसा बनेगा हम देंगे, तो अब आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इन दोनों चीजों को देखकर आए यहाँ पर। आज यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भारत में हो रही है, जो सरकार ने किया है और कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति एक प्रोजेक्ट है, बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, और ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसने कई मंत्रालयों के बीच एक सामंजस्य बनाने का काम किया है, कड़ी का काम किया है। एग्जैक्टली। तो उस प्रोजेक्ट के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट लेवल ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी है, समाज के लिए जो नेक्स्ट लेवल ऑफ बेनिफिट है, वो दिखेगा आपको। क्योंकि जब पीएम गति शक्ति के अंदर में एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट, सोशल सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट जब इंटीग्रेट हो जाएंगे और जब भी कोई प्रोजेक्ट बनेगा वो इन सबको जोड़ के एक प्रोजेक्ट बनेगा, तब सही में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, उसका पूरा फायदा जो है वो सोसाइटी को और हर लोगों को मिलेगा। ये नेक्स्ट लेवल है, इसकी कोशिश जो है सरकार कर रही है। उम्मीद यही है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि जो थ्रस्ट सरकार ने दिया है इंटरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को और 10% बढ़ा के पिछले साल के इतना ज्यादा वृद्धि करने के ऊपर, उसको प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी सब्सटैंशिएट करेगा, यानी उसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेगा, अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करेगा। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए संतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अंतरिम बजट 2024 बुनियादी ढांचा विकास की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।